Hello, everyone. So, today in this session, we will be talking about the five important banking terminologies which is important from your various banking examination. All right. So, these all terminologies are important for your various banking examinations. ये interviews में भी पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम्स में भी आती हैं. All right. Not only this, इसके बाद भी हम और भी कई बहुत सारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे. सो आज हम 5 बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे एंड उनके बारे में जानेंगे. सो द फर्स्ट वन इज MICR कोड. ठीक है, सबसे पहला जो है वो है MICR कोड. अब ये MICR कोड क्या होता है, ये किस लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे. बट फर्स्ट लेट अस understand, let us know the full form of the MICR code, which is a magnetic ink character recognition. So MICR का full form क्या है? Magnetic ink character recognition. ये एक 9 डिजिट का कोड होता है. ऑलराइट, ये 9 डिजिट का कोड होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? चेक लीफ के नीचे में, बॉटम में पाया जाता है. आप यहाँ पे चेक देख सकते हैं, यहाँ पे पाया जाता है. एंड दिस कोड वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. यानी कि ये कोड, ये जो जो कोड 9 डिजिट का होता है, ये एक ही जैसा कोड नहीं होता है हर बैंक का. ये हर एक बैंक ब्रांच का अलग अलग कोड होता है ना. ये जो MICR कोड है, ये किस लिए यूज किया जाता है? सो इट इज यूज्ड फॉर चेक ट्रांसफर. ऑलराइट, सो ये चेक ट्रांसफर के लिए MICR कोड को यूज किया जाता है. अब जब आप बैंक में कोई चेक जाते हो, प्रेजेंट करते हो, राइट, सो बैंक उसको क्या करती है? अपनी स्कैनिंग मशीन में डालती है और फिर क्या करता है वो स्कैनिंग मशीन? इस MICR कोड को, राइट, ये MICR कोड जो आप देख रहे हो, इसे स्कैन करता है. ऑलराइट, सो इसके ज़रिए क्या होता है? एक सिक्योर और इजी वे में आपका ट्रांजैक्शन होता है, आपका चेक क्लियर हो जाता है. राइट, अब ये 9 डिजिट का कोड होता है, तो ये 9 डिजिट का कोड बनता कैसे है? सो द फर्स्ट 3 डिजिट्स जो होता है, ये आपका सिटी कोड होता है. ऑलराइट, फर्स्ट 3 डिजिट्स आपका सिटी कोड होता है एंड द नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो होता है वो आपका होता है बैंक कोड. फर्स्ट 3 डिजिट कोड सिटी कोड हो गया, फर्स्ट 3 डिजिट्स, एंड द सेकेंड 3 डिजिट्स इज योर बैंक कोड एंड द थर्ड वन, ठीक है, जो तीसरा 3 डिजिट कोड है ये आपका हो जाता है ब्रांच कोड. सो बैंक कोड, सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड को मिला के आपका बनता है MICR कोड. ऑलराइट, और ये कोड जो है, हर एक बैंक ब्रांच का जो कोड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, एक ही कोड नहीं होता है. सो दिस इज योर MICR कोड. ऑलराइट, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. कभी आपसे एक्रोनिम पूछ लेगा कि MICR कोड का फुल फॉर्म बताइए, राइट, कभी पूछ लेगा कि ये कितने डिजिट का होता है. ऑलराइट, सो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आपके MICR कोड पे. आई होप दिस इज क्लियर. Moving on to the next one, non-performing assets, which is also known as NPA. Very interesting topic. So let us read the definition first of NPA. Okay, so it says that for banks in India, it is any loan that is overdue for more than 90 to 180 days. ठीक है, 19 से 180 दिन के भीतर overdue, the interest or payment is missed and the loan becomes the default. If the interest or payment is missed, the loan becomes default. The asset kept with the bank is not producing income anymore, making it a non-performing asset. For example, ठीक है, ये बैंक है. फॉर एग्जाम्पल, बैंक क्या कर रहा है? 2 तरीके का काम है. ठीक है, सबसे पहले तो वो डिपॉजिट लेता है. अब ये जब डिपॉजिट लेता है तो इस डिपॉजिट के बदले में वो क्या करता है? कस्टमर से जब डिपॉजिट लेता है तो इस डिपॉजिट के बदले वो इंटरेस्ट देता है उस डिपॉजिट पे. नेक्स्ट क्या करता है? ये लोन प्रोवाइड करता है बैंक, राइट. सो इस लोन जो वो प्रोवाइड करता है, इसके बदले पे वो क्या करता है? अब कस्टमर से इट टेक्स इंटरेस्ट, द बैंक्स टेक्स इंटरेस्ट अगेंस्ट द लोन्स विच द बैंक्स प्रोवाइड. अब ये किस प्रकार के लोन्स प्रोवाइड करेगा? आप समझ लीजिए, पर्सनल लोन हो गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बिजनेस लोन भी ये प्रोवाइड करता है, बहुत तरीके के लोन प्रोवाइड करता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड लोन्स, राइट. सो ये जो, फॉर एग्जाम्पल, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, ये क्या है? ये बैंक की क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है?
दीज आर दी एसेट्स ऑफ द बैंक। ये बैंक की एसेट्स है। कैसे एसेट्स हुई? जब बैंक लोन दे रहा है, पर्सनल हो बिजनेस हो, किसी भी प्रकार की वो लोन दे रहा है, सो उसके बिहाफ में वो क्या करता है, लोन के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट चार्ज करता है कस्टमर्स को। सो जब वो इंटरेस्ट मिलता है उसे, सो उसका एसिड बन जाती है, ये सारी चीज़ें एसिड बन जाती है। ऑल राइट, वो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, सो जो उसे पैसे दे रहा है, इन सब के बदले में जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है, सो ये उसका एसिड बन गया है। सो ये बैंक का एसिड्स बन जाता है। अब जो भी कस्टमर, फॉर एग्जांपल जैसे उसने कोई भी किसी भी तरीके की लोन ली है, अगर वो किसी भी रीज़न से वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है, वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पा रहा है, या वो पैसे ही नहीं दे रहा है, सो क्या हो जाएगा, वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगी। राइट, सो जो एसेट उसे जो पैसा दे रही थी, अब वो उसे पैसा नहीं दे रही है किसी भी रीजन से, तो वो उसके लिए क्या बन गया, बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लैंडलॉर्ड हो। राइट, आप एक लैंडलॉर्ड हो और आपने, आपके पास बहुत सारे घर हैं। राइट, आपने अपने घर को एक किराएदार को किराए पे दिया, टेनेंट को दे दिया। अब किसी रीज़न से उसने आपको, आपके आने वाले महीने का वो पैसा आपको नहीं देता है। राइट, वो आपको किराया नहीं देता है। सो जो एसेट, आपका घर जो आपको पैसा दे रहा था, अब वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, उस वो आपके किराएदार ने आपको पैसा देना बंद कर दिया है। सो वो एसेट आपका क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। राइट, इसी तरीके से बैंक के साथ होता है। बैंक assurance. Now the term bank assurance, okay, is made from two words, that is bank and insurance. So ये दो वर्ड बैंक एंड इंश्योरेंस मिल के बनाती है एक टर्म को, दैट इज योर बैंक अश्योरेंस। ऑल राइट, नाउ व्हाट डज द वर्ड बैंक अश्योरेंस और व्हाट डज द टर्म बैंक assurance mean? So bank assurance means selling insurance products through banks. Banks and insurance company come up in a partnership wherein the bank sells the tied insurance company's insurance products to its clients. क्या बोल रहा है कि ये एक पार्टनरशिप में आती है। राइट, बैंक और एक इंश्योरेंस, देयर आर एन नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। राइट, सो बैंक्स किसी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जब पार्टनरशिप में आती है, मिल के क्या करती है, वो इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर जिसके साथ उसने लिंक किया है खुद को, जिस बैंक ने, उस इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को वो बैंक अपने खुद के क्लाइंट्स को जब सेल करती है, दैट इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंश्योरेंस लेना है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, बट मुझे नहीं पता कि उसे कैसे लेना होता है, उसके प्रोसीजर क्या है, कौन सा सही होगा, कौन सी पॉलिसी मेरे लिए अच्छी होगी। सो मैं क्या करूँगी, मैं अपने बैंक के पास जाऊँगी। और राइट, मैं अपने बैंक के पास जाऊँगी एंड बैंक क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। और राइट, और एक्सिस बैंक किसके साथ लिंक्ड है, मेट लाइफ लिमिटेड के साथ। ओके, सो एक्सिस बैंक क्या करेगा, मेट लाइफ के जो प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, वो मुझे सेल करेगा। एक्सिस बैंक क्या करेगा, मेट लाइफ के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी उसके सेल करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। अब इससे बैंक्स को क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या बेनिफिट है? सो जब बैंक्स जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ लिंक्ड है, उसके प्रोडक्ट्स जब वो अपने क्लाइंट्स को सेल करता है, सो ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, इन बैंक्स को वो इंटरेस्ट पे करती है। राइट, इंटरेस्ट देती है। सो ये बैंक का बेनिफिट हो गया। एंड इंश्योरेंस कंपनीज को क्या बेनिफिट मिलता है, इससे उन्हें कस्टमर्स मिलते हैं, क्योंकि बैंक के पास नो डाउट बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। सो उन्हें लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं, उनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। नेक्स्ट, call money. Now, what is a call money? Call money is any type of short-term interest-earning financial loan that a borrower has to pay back immediately whenever the lender demands it. Now, जो call money होता है ना, call money is basically ये overnight money होता है। ठीक है, ये overnight transactions होती है।
या आप एक दिन के लिए कह सकते हो, एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कॉल मनी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये हमेशा बैंक्स के बीच में होते हैं। ऑलराइट, हमेशा बैंक्स के बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद बैंक के पास फंड की कमी है, उसे लगता है कि कल बहुत सारे उसके जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं वो पैसे लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए आएंगे। सो उसके पास वो कल उसके पास जितना फंड्स है वो कल अपने कस्टमर्स के डिमांड्स को, राइट, उसको फुलफिल नहीं कर सकेगा। तो वो क्या करेगा, एक दिन के लिए एसबीआई से वो क्या करेगा, वो लोन लेगा। और राइट, एक दिन के लिए वो लोन लेगा, वो फंड लेगा। सो दिस इज नोन एज योर कॉल मनी। अब कॉल मनी के लिए कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। सो जस्ट अ मोमेंट, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर मैं लोन ले रही हूँ, अगर वो इलाहाबाद बैंक एसबीआई से लोन ले रहा है तो वो उसके अगेंस्ट भी कुछ सिक्योरिटी देगा, राइट। सो ये एक दिन के लिए कॉल मनी में ये चीज़ नहीं होता है, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, कुछ चीज़ें बता दूँ इसमें मैं आपको कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन से होते हैं, एज इन दी कौन बोरो करता है एंड लेंड कौन करता है। ओके, सो बोरोअर कौन है एंड लेंडर कौन है कॉल मनी का। सो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ऑलराइट, इन केस ऑफ बोरोअर्स, ठीक है, वो बोरो करते हैं, एज वेल एज लेंड कौन कर सकता है, सेम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सो ये बोरोवर्स भी होते हैं, लेंडर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड, योर इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। नेक्स्ट इज योर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके बोरोवर और लेंडर्स होते हैं। ओके, नाउ एक चीज आप इसमें याद रखिए कि रीजनल रूरल बैंक्स को आरबीआई परमिशन नहीं देती है कॉल मनी के लिए। ओके, सो रीजनल रूरल बैंक्स को परमिशन नहीं है, वेराज शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को ये परमिशन है, आरबीआई परमिशन देती है फॉर कॉल मनी। ऑलराइट, फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ कॉल मनी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉल मनी। Next is your green banking. Now, green banking is a category of banking practices considering all social and ecological factors with an aim to defend the environment and preserve natural resources. It is also called as ethical banking or sustainable banking. So what is green banking? So green banking basically promotes, try and understand this, it promotes environmental friendly practices. Okay, now what are these environmental friendly practices? These are nothing, it means reducing carbon footprints. जो कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करता है, एज इन कार्बन फुटप्रिंट्स, दैट मीन्स द लेस यूज ऑफ पेपर, द लेस यूज ऑफ पेपर। ऑलराइट, सो जितने भी हम जो भी बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग, ऑलराइट, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर ग्रीन बैंकिंग, जिसमें कागज़ का जितने कम से कम मिनिमम यूज़ हो सके, और जितना हम रिड्यूस कर सके पेपर को, उसे हम कहते हैं ग्रीन बैंकिंग। यानी कि डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना, ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करना, जिसमें पेपर का कम से कम यूज़ हो। ऑलराइट, दैट इज नोन एज योर green banking that promotes environmental friendly practices by reducing the carbon footprints. all right, एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बैंक से स्टेटमेंट, अपने ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट चाहिए, तो पहले क्या होता था, हम बैंक में जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, एंड फिर वो पेपर्स में इतने महीनों के हमारे ट्रांजैक्शंस हमें मिलते थे,
राइट। सो अब क्या होता है, अब आप बैंक को आप मेल डाल दीजिए, या अपने आपका जो भी बैंक है उसका अगर आपका ऐप है, सो उसी में आपको अगर 6 महीने का चाहिए, आप डेट वाइज आपको कब से कब तक का चाहिए, वो आपको ऑनलाइन ही आपको आपके ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं या आपको मेल कर देती है, राइट। सो दैट इज नोन एज योर ग्रीन बैंक। और जितना हो सके हम डिजिटली ऑनलाइन सब कुछ करें, जिससे में हमारे जो पेपर का यूज है कम से कम यूज हो, दैट इज योर ग्रीन बैंक।